नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक किले के ढहने का विश्लेषण करेंगे जो दशकों तक अभेद्य माना जाता था। मेघालय की रंगसाकोना विधानसभा सीट। यहां एक मजबूत पकड़ कुछ ही सालों में कैसे रेत की तरह फिसल गई। यह सिर्फ एक चुनाव में हार जीत की कहानी नहीं है, यह इस बात की पड़ताल है कि जब जनता का भरोसा टूटता है तो जमीनी हकीकत कैसे बदल जाती है। तो चलिए इस राजनीतिक पतन की एक एक परत को खोलते हैं। ये आंकड़ा यही इस पूरी कहानी का केंद्र है। 2.51%। 2023 के मेघालय विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को रंगसाकोना में सिर्फ इतने ही वोट मिले। सोचिए, एक ऐसी पार्टी के लिए जो इस सीट पर एक छत्र राज करती थी। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूचाल था। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी गढ़ आखिर इतनी तेजी से ढह कैसे सकता है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर था लगभग 50%, मतलब हर दो में से एक वोटर उनके साथ खड़ा था। और ठीक 5 साल बाद 2023 में ये आंकड़ा लुढ़ककर 2.5% पर आ गया। ये गिरावट इतनी बड़ी है, इतनी जबरदस्त है कि इसे महज चुनावी उतार चढ़ाव नहीं कहा जा सकता। ये एक पूरे राजनीतिक ढांचे के बिखर जाने का साफ संकेत है, और हमें आज इसी पहेली को सुलझाना है। इस विश्लेषण को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पतन हुआ कैसे और वोट आखिर बटे कहां। फिर हम इस सीट के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद हम जमीन पर उतरकर लोगों की शिकायतें और उनकी असली परेशानियों को सुनेंगे। चौथे हिस्से में वापसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक सिद्धांत क्या हो सकता है, इसे समझेंगे। 5वें में उसी सिद्धांत पर आधारित एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि कैसे एक अच्छी रणनीति असल शासन में बदल सकती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझने के लिए कि कांग्रेस का वोट आखिर गया कहां, हमें 2023 के चुनावी मैदान को देखना होगा। ये एक बहुत ही भीड़-भाड़ वाला कई कोनों का मुकाबला था, जिसने सारे पुराने समीकरणों को तोड़कर रख दिया। ये चार्ट 2023 के नतीजों की पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी को करीब 41.7% वोट मिले। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी एआईटीसी 39.3% के साथ बहुत ही करीबी मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही, और बीजेपी ने भी 14% वोट लेकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में हुआ ये कि कांग्रेस लगभग हाशिए पर चली गई। ये साफ है कि कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो एनपीपी और एआईटीसी के बीच बुरी तरह से बंट गया। और अब ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ 788 वोट। एनपीपी और एआईटीसी के बीच जीत और हार का फैसला इतने कम वोटों से हुआ। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा था और जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष कितना ज्यादा बिखरा हुआ था। अगर वो वोट जो बिखर गए वो एकजुट होते तो शायद नतीजा कुछ और ही होता। अच्छा, 2023 के इस पतन के असर को सही मायने में समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। आइए पिछले 7 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि रंगसाकोना में कांग्रेस की पकड़ असल में कितनी मजबूत हुआ करती थी। ये टाइमलाइन कांग्रेस के दशकों के दबदबे को बिल्कुल साफ दिखाती है। 1993 में 49% से ज्यादा वोट, 2003 और 2008 में भी 41% से ऊपर, 2013 में 48% और 2018 में तो लगभग 50% पर पहुंच गए। दशकों तक लगातार 40 से 50% वोट शेयर बनाए रखना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 2023 का वो 2.5% का आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। ये कोई धीरे धीरे हुई गिरावट नहीं थी, बल्कि एक झटके में हुआ पतन था। लेकिन आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। राजनीति का असली मैदान तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। तो अब हम अपना ध्यान नंबरों से हटाकर उन असली मुद्दों पर लाते हैं जिनकी वजह से वोटरों के मन में नाराजगी पनप रही थी। लोगों का फैसला क्या था और क्यों था? ये वो कुछ बड़ी शिकायतें थी जिन्हें दूर करने में व्यवस्था नाकाम रही थी। स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा था। सिविल अस्पताल में ना तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, न ही ब्लड बैंक की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में दमलगरे जैसे इलाकों में लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल तक नहीं था। बिजली की सप्लाई का कोई भरोसा नहीं, यहां तक कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी नहीं। किसानों को बैंक से कर्ज मिलना मुश्किल था, और ग्रामीण सड़कें और पानी की सप्लाई जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी हालत भी खराब थी। और देखिए, ये नक्शा दिखाता है कि ये समस्याएं सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इनका एक भूगोल है, एक इलाका है।
दमालगढ़ में लड़कियों के स्कूल की कमी हो या अंपाती ब्लॉक में खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, ये मुद्दे उन इलाकों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील हॉटस्पॉट बना देते हैं। जब स्थानीय मुद्दे किसी खास इलाके में जमा हो जाते हैं तो वहां असंतोष और गुस्सा भी गहरा हो जाता है। ये हमें हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी याद दिलाता है कि हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार है, और जब बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो उनकी आवाज़ उठाना एक जिम्मेदार नागरिक संवाद का हिस्सा है। तो समस्याओं की जड़ को समझने के बाद अब बारी है समाधान की ओर बढ़ने की। पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए जो रणनीति प्रस्तावित की गई है उसका ढांचा क्या है? आइए इस वापसी की रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी वापसी की योजना की नींव है चतुर्मुख सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक 4 आयामी यानी 4 pronged स्ट्रैटेजिक ढांचा है। ये राजनीतिक पुनर्निर्माण के 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा। तीसरा, नैरेटिव यानी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका। और चौथा, संसाधनों का सही प्रबंधन। इन चारों को एक साथ साधकर ही वापसी की कोई राह बन सकती है। कोई भी रणनीति बनाने से पहले जमीनी हकीकत को पूरी ईमानदारी से समझना पड़ता है। यहां हम देख सकते हैं कि प्रणाली में कमजोरियां क्या थीं। संगठन पूरी तरह बिखर चुका था, स्थानीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं था और पार्टी को अप्रासंगिक माना जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मौके भी थे। लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थी, मौजूदा प्रतिनिधियों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की संभावना थी, और सबसे जरूरी, लोगों से जुड़ने के लिए एक नई कहानी गढ़ने का पूरा अवसर था। ये टेबल उस चतुर्मुख सिद्धांत के चारों हिस्सों को और साफ कर देती है। चुनावी रणनीति का फोकस गारो समुदाय के गढ़ों में बूथ स्तर पर लोगों को फिर से जोड़ने पर है। संगठनात्मक सिद्धांत का मकसद जमीनी इकाइयों को दोबारा खड़ा करना और नए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना है। नैरेटिव सिद्धांत का काम लोगों की शिकायतों को सुनकर उन पर एक स्थानीय कहानी तैयार करना है। और संसाधन सिद्धांत का लक्ष्य है कि फंड का सही इस्तेमाल हो और सोशल मीडिया टीमों को असरदार तरीके से तैनात किया जाए। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत वापसी की योजना बनाते हैं। सिर्फ रणनीति बनाने से कुछ नहीं होता, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए होता है। अब हम उसी एक्शन प्लान को देखेंगे जिसे इस बड़ी रणनीति को हकीकत में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक समय सीमा में बंधी योजना है जिसे 90 दिन का ब्लूप्रिंट कहा गया है। इस 90 दिन की योजना के 3 बिल्कुल साफ चरण हैं। पहले 30 दिन हैं उपस्थिति का पुनर्निर्माण करने के लिए, मतलब लोगों के बीच जाना, उनकी बात सुनना और दोबारा संपर्क बनाना। अगले 30 दिन एजेंडा को सक्रिय करने पर केंद्रित हैं, जहां लोगों की शिकायतों को एक संगठित आवाज दी जाएगी। और आखिरी 30 दिन जन लामबंदी के लिए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को आंदोलन से जोड़ा जाता है। ये सुनने से लेकर कार्रवाई तक का एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है। आज के दौर में इस 90 दिन के ब्लूप्रिंट को अमल में लाने के लिए आधुनिक डिजिटल तरीके बहुत जरूरी हैं, जैसे गांव के स्तर पर तेजी से बातचीत के लिए व्हाट्सएप बॉट्स बनाना, युवा वोटरों तक पहुंचने के लिए स्थानीय संगीत के साथ इंस्टाग्राम रील्स तैयार करना, विपक्ष के गलत दावों का जवाब देने के लिए फैक्ट काउंटर अभियान चलाना और पश्चिम गारो हिल्स क्षेत्र के लिए जियो टारगेटेड सोशल मीडिया विज्ञापनों का इस्तेमाल करना। आखिर में हमें यह समझना होगा कि इस पूरी राजनीतिक रणनीति का असली मकसद क्या है। लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता, लक्ष्य होता है एक प्रभावी शासन देना। चलिए अब इस रणनीति और शासन के बीच की सबसे जरूरी कड़ी को जोड़ते हैं। ये लाइन इस पूरी योजना का सार है। लक्ष्य है विकास के कहानी को लगातार आगे बढ़ाना, स्थानीय संस्कृति के जरिए लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ना और बनाई गई रणनीति को जमीन पर उतारना, मतलब अच्छी सड़कें, बेहतर स्कूल और मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं देना। राजनीतिक मशीनरी आखिरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का एक साधन ही तो है, और इसमें लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना भी शामिल है। भारत का डेटा संरक्षण कानून डीपीडीपी यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संचार अभियान में लोगों की सहमति का सम्मान हो, जो एक अच्छे और जिम्मेदार शासन की नींव है। तो हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या आंकड़ों और रणनीति पर आधारित एक ब्लूप्रिंट किसी राजनीतिक विरासत को फिर से जिंदा कर सकता है, या फिर कुछ पतन इतने गहरे होते हैं कि उन्हें पलटा नहीं जा सकता? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन रंगा सोकोना का ये मामला हमें राजनीति की अनिश्चित प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 8042041602. Purpose beyond politics.